हेलो बच्चों, आप सभी का विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ज्योमेट्री का दूसरा चैप्टर जो कि है पाइथागोरस का प्रमेय। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैप्टर के कुछ बेसिक्स हैं। आइए बच्चे पहले हम उस बेसिक्स को पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका बेसिक है समकोण त्रिभुज की समरूपता। जैसे कि आप यहाँ पे आकृति देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक बड़ा समकोण त्रिभुज दिया गया है PQR, जिसके अंदर ये जो कोण 90 अंश है, यहाँ से एक लंब खींचा गया है। तो आपका ये भी एक समकोण त्रिभुज, ये भी एक समकोण त्रिभुज। बच्चों देखो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं आपके पास जो समकोण त्रिभुज है। सबसे पहला आपको बड़ा वाला त्रिभुज है PQR, तो आपके पास है त्रिभुज PQR। दूसरा त्रिभुज आपके पास है, देखो जो समकोण हो, PSQ, तो आपके पास है त्रिभुज PSQ। तथा जो आपके पास एक लास्ट तीसरा त्रिभुज बच रहा है वो कौन सा है, जो समकोण हो, QSR, तो त्रिभुज आपका QSR। तो ये आपके तीनों के तीनों त्रिभुज आपके क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हमारी इसका एक गुणधर्म है कि तीनों समकोण त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इस तरीके की अगर कोई भी आकृति बनेगी तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज PQR है वो समरूप होगा त्रिभुज PSQ के, वो समरूप होगा त्रिभुज QSR के। अब इसका कारण आएगा समकोण त्रिभुज की समरूपता से, समकोण त्रिभुज की समरूपता से। अब समकोण की त्रिभुज की समरूपता आपकी है क्या बच्चों, थोड़ा सा अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान देना। आपको PQR मतलब जो तीनों त्रिभुज हैं उसमें एक कोण आपको 90 अंश मिल जाता है, और बाकी आप कोई भी कोण लो, PQR और QSR लूंगा तो एक कोण देखोगे आपका सामान्य कोण मिल जाता है। PQR लो और QSP या PSQ लो तो कोण P सामान्य कोण मिल जाता है। तो यहां से आपकी दो कोण मिल जाती है, तो कौन सी कसौटी आ जाती है आपकी, कोको कसौटी। लेकिन हर बार आपको कोको कसौटी से उसको समरूप दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की समरूपता से यह तीनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। बच्चों इसके आगे का दूसरा आपका जो कंसेप्ट है वो है ज्यामिति माध्य का प्रमेय। याद रखना बच्चा, जितने भी प्रमेय हैं उसको सिद्ध हम साथ में बारी बारी से करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को प्रमेय का उपयोग कब करना है और कैसे करना है, मतलब कब मुझे पता चलेगा कि मुझे ज्यामिति माध्य का प्रमेय का उपयोग करना है, और पता चलने के बाद प्रमेय का उपयोग कैसे करेंगे, आइए हम यहाँ पे सीखते हैं। बच्चों देखोगे ये आकृति आपको दिख रही है, तो ये आकृति में आपको देखो क्या दिया गया है। तो मैं दत्त में क्या लिख सकता हूं कि आपको त्रिभुज ABC, बड़ा वाला त्रिभुज में कोण B 90 अंश है। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहला चीज दिया ना चाहिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC आपका कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में जहां पे आपका कोण 90 अंश बना हुआ है वहीं से कोई एक लंब खींचा हो, जैसे देखो जो कोण 90 अंश था वहीं से BD लंब खींचा है AC के ऊपर, तो दूसरा चीज आपको क्या पता चल गया कि जहां पे कोण 90 अंश था वहीं से BD लंब खींच दिया है AC पे। बच्चों अगर ये दो चीज आपको कहीं पे भी आकृति में दिखाई दी तो आप सीधा ज्यामिति माध्य का प्रमेय का उपयोग कर सकते हो। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए कि आपका बड़ा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए और जहां पे कोण 90 अंश है वहीं से लंब खींचा होना चाहिए। तो हमारा ज्यामिति माध्य के प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, इसको ज्यामिति माध्य के प्रमेय से ये आपको कारण देना पड़ेगा। ये कारण आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं या तो आप ब्रैकेट में भी करके करेंगे तभी भी चलेगा। अब ज्यामिति माध्य का प्रमेय का उपयोग देखो कब करना है, जब ये दो चीजें आपको दी रहेंगी। और इसका आंसर कैसे आएगा, ध्यान देना बच्चों, आपकी वो जो लंब खींची हुई भुजा है BD जो लंब है उसका वर्ग, BD का वर्ग बराबर जो B कहां पे जाके काट रहा है, D पे काट रहा है। अब D से आपको आगे जाने के दो रास्ते हैं, आप D से ऊपर A की तरफ जा सकते हो और D से नीचे आप DC की तरफ जा सकते हो। तो ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, DA, गुणे नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, DC। यही आपका ज्यामिति माध्य का प्रमेय है। हमारा तीसरा पाइथागोरस का प्रमेय। आपने कई बार पाइथागोरस का प्रमेय इसके पहले भी उपयोग किया होगा, लेकिन बच्चों देखो ये प्रमेय आप उपयोग कब करते थे, जब आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया हो तो ही आप उपयोग कर सकते हो। तो हमको क्या दिया गया रहेगा इसमें,
दत्त में आपको दिया क्या रहेगा बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी यह समकोण त्रिभुज है। आपको ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। जैसे ही आपको पता चल गया कि आपका त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बोला था, पाइथागोरस का प्रमेय ये होता है कि कर्ण का वर्ग, आपने जो पढ़ा है, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। ये आपने कई बार उपयोग किया है। लेकिन इसी को, अब ये आपका जो आकृति दिख रहा है बच्चों, ध्यान देना, ये अगर आपका 90 अंश है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। तो अब आपके पास दो भुजा बच गई, ये वाली और ये वाली। अब किसी को भी आप पहली भुजा ले सकते हो और किसी को भी दूसरी भुजा। तो मान लेता हूं ये मेरी पहली भुजा हो गई और ये मेरी दूसरी भुजा हो गई। तो बच्चों आपका यहां से पता चल जाएगा कि कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। अगर इसका मान लिखना रहेगा तो कर्ण आपका क्या है, AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर पहली भुजा आपकी क्या है, AB का वर्ग प्लस दूसरी भुजा आपकी क्या है, BC का वर्ग। ये आपका क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय। याद रखना, इसमें दो चीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, पाइथागोरस का प्रमेय उपयोग कब करते हैं, जब कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो। दूसरी चीज देखो, आपको कई जगह पे आपको ज्योमेट्री में सिद्ध करने के लिए देता है। सिद्ध करने में देखो, यहाँ पे पाइथागोरस के प्रमेय की एक खासियत है, हर एक भुजा का क्या होता है, वर्ग होता है। अगर आपको कोई चीज सिद्ध करनी है जिसमें सभी भुजाओं का वर्ग है, तो हो सकता है कि वहां पे आपका पाइथागोरस का प्रमेय ही लगेगा। अगर बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो जब हम ये सवाल हल करेंगे तो मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगा कि यहाँ पे देखो वर्ग था, तो हमारे उस सवाल में भी वर्ग का उपयोग हमने क्यों किया और पता कैसे चला कि मुझे वहां पे पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। अभी इसके पहले जब हमने पाइथागोरस का प्रमेय किया, अभी हमारा है पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम। बच्चों इसके पहले भी हमने सीखा था कि विलोम वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका उसका जस्ट उल्टा, अपोजिट। अब कैसा रहेगा कि इसके पहले पाइथागोरस के प्रमेय में ये 90 अंश दिया रहता था, लेकिन ये 90 अंश अभी आपको नहीं दिया रहेगा और आपको सिद्ध करना है कि ये 90 अंश है या नहीं है। पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम करने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल से हल करते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके पास ये त्रिभुज ABC है और विलोम में यही पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम का कब अप्लाई करते हैं या कब यूज करते हैं, जब कभी भी आपको यह सिद्ध करना है कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है। उसको सिद्ध करने के लिए हम हमेशा विलोम का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका मान आपको 3 दिया गया है, इसका मान आपको 4 दिया गया है, इसका मान आपको 5 दिया गया है, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका कोण भी 90 अंश है या नहीं। तो आपको अगर 90 अंश सिद्ध करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि जब आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किए थे, उसमें क्या थी कि कर्ण का वर्ग, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। जैसे देखो इसमें AB BC और AC, सबसे बड़ी भुजा आपकी कौन सी है, 5। तो आपका जो कर्ण का वर्ग बाकी दोनों को जोड़ने पे, वर्ग करके जोड़ने पे बराबर है, तो ये पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग कर रहा है। इसका मतलब कि ये कोण कितना होगा, आपका 90 अंश होगा। अगर बच्चों अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारा जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब आपके पास सबसे बड़ी भुजा कौन है, AC। AC का वर्ग करो, AC का वर्ग का मतलब आपका 5 का वर्ग करो, तो 5 का वर्ग आपका कितना आ गया, 25 आ गया। अब देखो पहली बड़ी वाली भुजा का वर्ग खत्म हो गया, अब कौन सी दो भुजा बच गई हैं आपके पास, 3 और 4, मतलब AB और BC। ये दोनों का ना वर्गों का योगफल, वर्गों का मतलब AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इसको अगर आप लोग करोगे तो क्या करोगे, दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल है। तो इसका मान कितना आएगा, देखो AB का मान है 3 और BC का मान है 4, तो 4 का वर्ग। देखो बच्चों 3 का वर्ग आपका 9, 4 का वर्ग आपका 16, तो 16 और 9 कितना हो गया, 25। मतलब आपने AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग जब हल किया तो आपका मान कितना आ गया, 25। ये दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल, और आपने AC का वर्ग किया था वो भी कितना आ गया आपका, 25। तो ये दोनों कथन से आप ऐसा लिख सकते हो ना कि आपका जो AC का वर्ग है ये बराबर है, क्योंकि ये 25 है ये 25 है, मतलब आपका ये पक्ष और ये पक्ष भी बराबर है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। जब ये दोनों बराबर हो गया तो देखो अगर आप आकृति देखोगे तो ये सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं है, तो आपका क्या आएगा, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा
का वर्ग किसके बराबर है? अगर इसको आप लिखना चाहोगे तो अन्य भुजाओं के वर्गों का योगफल। बच्चों ये आपका स्टेटमेंट होता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसका यही परिभाषा है कि अगर बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है अन्य भुजाओं के वर्गों का योगफल के, तो आपका जो त्रिभुज होगा, जैसे कि त्रिभुज ए बी सी, क्या होगा? यह समकोण त्रिभुज होगा। क्या त्रिभुज होगा? आपका समकोण त्रिभुज होगा। और इसका कारण आपको क्या देना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। अगर बच्चों मान लीजिए अगर आपका बराबर नहीं आता, तो मान लीजिए ये आपका मान 25 है, ये 26 आ गया, तो आप कुछ नहीं करते, आप लिखते AC का वर्ग बराबर नहीं है, बराबर को लिख के काट देते। तो अब यहाँ पे यही आता, बड़ी वर्ग की भुजा का वर्ग बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते? त्रिभुज ABC या समकोण त्रिभुज नहीं है। इस तरीके के सवाल भी आपके प्रश्न संग्रह में दिए गए हैं, हम वहां पे भी इसको हल करेंगे। आपका पांचवा कंसेप्ट जो कि है 30 अंश 60 अंश 90 अंश वाले त्रिभुज का गुणधर्म। अब आपको इससे नाम से पता चल गया होगा कि आपके जो त्रिभुज के कोण हैं, एक कोण का माप 30 अंश होगा, एक कोण का माप 60 अंश होगा, एक कोण का माप क्या होगा? आपका 90 अंश होगा। जैसे कि आप ये एक आकृति देखिए, ये आकृति में बच्चों हम एक चीज और सीखने वाले हैं। आप देखिए त्रिभुज PQR में, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि आपका त्रिभुज PQR में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोण P का मान 30 अंश है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कोण Q आपका 90 अंश दिया गया है, उसको भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये दोनों चीजें आपको कैसे पता चली? आकृति में आपको दिया गया था, तो ये मेरा क्या हो गया? दत्त। बच्चा ये 30 दिया है, ये 90 दिया है। याद है त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? आपका 180 अंश होता है। तो अगर दो कोण का माप पता है तो तीसरे कोण का माप तो आप निकाल सकते हो। तो आप बार बार ऐसा मत करो कि तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ोगे, जो बच गया उसको छोड़ के बाकी को घटाओगे। आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ये 30 है, ये 90 है, तो कितना हो गया आपका? 120। 180 के लिए और कितना चाहिए? 60। तो मतलब आपको पता चल गया कि आपका ये जो कोण R बचा हुआ कोण है, कोण R, इसका मान कितना आने वाला है? 60 अंश आने वाला है। तो इसके लिए आप कारण क्या दे सकते हो? शेष कोण, मतलब जो बचा हुआ कोण है आपका, इसका उपयोग आप अपने सवालों में करोगे। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि जिस तरीके से ये 30 था, 90 था, बचा हुआ कोण कितना आने वाला है? 60। तो ये हमारा कहां से आ गया? 60 अंश आ गया शेष कोण से। अब देखो आपका ये जो त्रिभुज, अगर ये मेरा 60 अंश आ गया, तो ये त्रिभुज 30 अंश 60 अंश 90 अंश वाला त्रिभुज है कि नहीं? तो इसलिए त्रिभुज PQR 30 अंश 60 अंश 90 अंश वाला त्रिभुज है। अब बेटा जो त्रिभुज में 30 अंश 60 अंश 90 अंश पता चल गया, तो इसका एक गुणधर्म है। अब आपको वो गुणधर्म कैसे उपयोग करते हैं वो भी मैं बताता हूं, और हम क्यों उपयोग करते हैं उसको भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अब देखो ये आपको पता चल गया 30 60 अंश 90 का गुणधर्म। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे 30 अंश 60 अंश 90 अंश के गुणधर्म से। अब इसका गुणधर्म क्या बोलता है बच्चों? ध्यान देना, 30 अंश 60 अंश 90 अंश का गुणधर्म ये बोलता है कि जो आपकी 30 अंश के सामने वाली भुजा होती है, ध्यान देना 30 अंश के सामने वाली भुजा मतलब आपका ये, ओके बच्चों। जो 90 अंश के सामने होता है वो आपका क्या होता है? कर्ण। याद रखो, जो हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होती है। तो अब हमारा इसका एक सूत्र है कि आपके 30 अंश के सामने वाली भुजा, 30 अंश के सामने वाली भुजा, इसका मान होता है कि ये कर्ण का आधा होता है। कर्ण का आपका क्या होता है? आधा होता है। तो अगर मैं बोलूंगा 30 अंश के सामने आपकी कौन है? QR है, तो मैं लिखूंगा जो मेरा QR का मान है, बेटा यहाँ पे कर्ण क्या है आपका? PR है, तो ये क्या होगा? PR का आपका क्या होगा? आधा होता है। ठीक है, तो आपका ये सूत्र है, 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है। उसी तरीके से आपके 60 अंश के सामने वाली भुजा होती है, 60 अंश के सामने वाली भुजा, ये 60 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है, ये होती है कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण। बच्चों ये सूत्र आया कैसे? इसका प्रमेय है, इसका गुणधर्म है, सिद्ध हम करेंगे। अभी हम सूत्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं और सूत्र
क्यों करें, उपयोग कैसे कर सकते हैं वो देख रहे हैं, और कब अप्लाई करना है उसको भी देखेंगे। देखो 60 अंश के सामने वाली भुजा, आप यहाँ पे देखो 60 अंश के सामने कौन सी भुजा है, ये 60 अंश है, 60 अंश के सामने मेरे पास कौन सी भुजा है, पी क्यू। तो मैं लिखूंगा पी क्यू का जो मान है कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण, कर्ण का मान आपका क्या है, पी आर है। तो बच्चों आपको बेसिकली याद यही रखना है कि आपके जो 30 अंश के सामने वाली भुजा है वो कर्ण की आधी होती है, और आपके जो 60 अंश के सामने वाली भुजा है वो कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण होता है। ठीक है, ये तो हो गया कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, लेकिन इसका उपयोग क्यों किए इसका आंसर तो आपको नहीं मिला। बच्चों याद है पाइथागोरस का प्रमेय आप जब अप्लाई करते थे तो पाइथागोरस के प्रमेय में आपको किसी भी दो भुजा का मान दिया रहेगा और तीसरी भुजा का मान निकालना रहेगा किसी समकोण त्रिभुज में, किसी भी आपकी पहली भुजा, दूसरी भुजा या कर्ण, तीनों में से किसी भी दो का मान दिया रहेगा और तीसरे का मान निकालना रहेगा, तो आप पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करते हो। लेकिन मान लो किसी समकोण त्रिभुज में आपको कोई दो चीज नहीं दिया गया है, कोई एक ही चीज दिया है, समझ में आया, तो पाइथागोरस से आप हल नहीं कर सकते हो। ये भी तो आपका एक पी क्यू आर जिसमें क्यू 90 अंश है, तो आपका समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज में देखोगे आपको किसी तीनों में से, आपको ये भुजा या कर्ण, तीनों में से कोई एक मान भी दे देगा ना, तो हम तीनों भुजाओं का मान या दो भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा पाइथागोरस हम कब अप्लाई करते हैं, जब किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया रहेगा और तीसरे का निकालना रहेगा तो पाइथागोरस। और जब किसी समकोण त्रिभुज में अब उसके कोण 30, 60 और 90 आ गए हैं और कोई एक भुजा का भी मान पता है, तो मैं आसानी से, क्योंकि देखोगे आपको सिर्फ कर्ण पता है तो आप 30 अंश के सामने वाली भुजा भी निकाल ले रहे हो, कर्ण पता है तो 60 अंश के सामने वाली भुजा निकाल ले रहे हो। जिस तरीके से हमने 30, 60, 90 अंश वाले त्रिभुज का गुणधर्म किया, सेम उसी तरीके से आपका है 45, 45, 90 अंश वाले त्रिभुज का गुणधर्म। अब आप समझ के होंगे जब यहाँ पे कोण 30, 60 था, अब यहाँ पे कोण 45, 45 रहेगा, लेकिन ये दोनों के दोनों किसी न समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे भी पता होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था, क्या है आपके पास त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोण ए का मान 45 अंश है और आपके कोण बी का मान 90 अंश है। ये दोनों आपको आकृति से मिली, तो इसलिए हमारा ये आंसर कहां से आ गया, दत्त से आ गया। लेकिन आपको जो तीसरा कोण है, ये वाला कोण, ये कोण तो आपको नहीं पता, तो आपका जो ये कोण क्या होगा, शेष कोण होगा, सी। तो देखो 90 और 45 135 हो गए, तो 180 में बाकी पूरा करने के लिए आपको 45 की और जरूरत है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा आंसर, 45 अंश आ जाएगा। तो जब भी इसको आप 45 अंश लिखोगे तो यहाँ कारण क्या दोगे, आपको कहां से पता चला, शेष कोण से आपको पता चला। अब जब आपको ये पता चल गया तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी आपका कौन सा त्रिभुज है, 45 अंश 45 अंश 90 अंश वाला त्रिभुज है। ये आपको अब पता चल गया। अब जैसे ये हमको पता चल गया तो दूसरा ये हमारा पहला स्टेप था कि 45 45 90 कैसे आ गया। कई बार आपको आकृति में डायरेक्ट दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो जैसे हम पहले स्टेप में किए वैसा करेंगे। ये स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, 45 अंश 90 अंश त्रिभुज के गुणधर्म से। अब इनका गुणधर्म क्या है, जैसे कि इसमें था आपका 30 अंश के सामने वाली भुजा 60 अंश के सामने वाली भुजा, यहाँ पे भी एक सूत्र है आपका 45 अंश के सामने वाली भुजा ये जो आपकी होती है बराबर होती है 1/कर्णी में 2 गुणे कर्ण। ये आपका फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे देखो 45 अंश के सामने, ध्यान देना बच्चों, ये थोड़ा सा अलग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 45 अंश के सामने ये वाली भी भुजा है और 45 अंश के सामने ये भी है, दोनों 45 अंश के सामने है। क्योंकि याद रखना अगर जब दोनों कोण सर्वांगसम है तो उसके आमने सामने वाली भुजाएं भी आपके क्या होंगी, सर्वांगसम। और बच गया ये आपका क्या है, कर्ण 90 अंश के सामने। तो बेटा आप 45 अंश के सामने आप चाहे तो BC ले, या तो 45 अंश के सामने आप चाहे तो AB ले, क्योंकि दोनों का मान क्या आएगा, बराबर है। और ये दोनों क्या होंगी, 1/2 गुणे कर्ण क्या है आपका, AC। तो बच्चों आपका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 45 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो 1/2 गुणे कर्ण होती है। अब यहाँ से एक चीज और देखिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, खासकर 45 45 90 अंश में। देखिए आप यहाँ पे सीखे रहेंगे कि आपकी ये जो भुजा AB और BC दोनों सर्वांगसम आ गए, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि दो कोण सर्वांगसम है या दो भुजाएं सर्वांगसम है
वो 45 45 90 अंश वाला ही त्रिभुज होगा। जैसे देखो, अगर आपको दोनों भुजाएं सर्वांगसम दी गई हैं, तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में, तो ये कोण 45 45 ही होगा। या किसी समकोण त्रिभुज की दो कोणों सर्वांगसम दिए गए हैं, तो उसको भी आप करोगे तो कितना आएगा, 45 45 ही आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो कोण सर्वांगसम है, दो कोण या दो भुजाएं, कुछ भी हो सकते हैं, या तो दोनों कोण या तो दोनों भुजाएं सर्वांगसम है, तो वह त्रिभुज 45 45 90 अंश वाला त्रिभुज होगा। ये नोट कर लेना बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मान लीजिए कि सिर्फ आपको कोण ही दे दिया होता कि 90 अंश है, बाकी बोला होता कि कोण ए और कोण सी सर्वांगसम है, सर्वांगसम रहता तो आप क्या लिखते, इसको x और प्लस 90, x प्लस 90 लेके जब भी आप हल करते, x का मान निकालते तो वो 45 आएगा। तो आप डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की दो कोण या दो भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, तो वह कोण या वह त्रिभुज 45 45 90 अंश वाला त्रिभुज होता है। बच्चों, अगर आप लोग देखे रहेंगे कि आपका 30 60 90 हो या 45 45 90 हो, दोनों का गुणधर्म लगाने के लिए आप लोगों को दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होने जरूरी है। यहाँ पे जब तक ये त्रिभुज समकोण नहीं रहेगा, तब तक आप 30 60 90 अंश का प्रमेय का उपयोग नहीं कर सकते, और 45 45 90 में भी आपका समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। और आपको जैसे मैंने पहले बताया था, जब अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजाएं का मान निकालना है तो पाइथागोरस का प्रमेय, अगर किसी एक ही भुजा से बाकी भुजाओं का मान निकालना है तो या तो वो 30 60 90 हो सकता है, या तो 45 45 90 हो सकता है।